नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पैसा से पैसा कमाई और निवेश के असली तरीके पॉडकास्ट शो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जिसने भारत में लाखों युवाओं को शून्य या बहुत कम निवेश में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का अवसर दिया है। जी हां, आज का विषय है ई कॉमर्स की शक्ति, ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का गाइड। इस एपिसोड में आप जानेंगे कैसे बिना इन्वेंट्री रखे ड्रॉपशिपिंग मॉडल से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। शॉपिफाई, वूकॉमर्स और अमेज़न सेलर, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है। भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स क्या हैं और वह मार्केटिंग रणनीतियां जो आज ऑनलाइन बिजनेस को सुपरफास्ट ग्रो कर रही हैं। साथ ही एक ऐसे छात्र की प्रेरक कहानी जिसने सिर्फ फोन और लैपटॉप से 30,000 रुपये महीना कमाना शुरू किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह ज्ञान और कमाई से भरा सफर। एक ऐसा बिजनेस शुरू करने की कल्पना करें जिसमें कोई निवेश ना हो, जो आपके सोते समय भी आपके लिए कमाई करे और आपको देश भर के लाखों ग्राहकों से जोड़ दे। ये सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही गाइड की गहराई में उतरने वाले हैं जो भारत में ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का पूरा रोड मैप देता है। हमारा मिशन है इस गाइड से सबसे ज़रूरी और काम की बातें निकालना, ताकि कोई भी इसे सुनकर अपना पहला कदम उठा सके। और ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। हम सिर्फ एक बिजनेस आइडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत के डिजिटल बाजार की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रिसर्च में एक आंकड़ा बार बार सामने आया। 2024 तक भारत का ई कॉमर्स बाजार $150 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और ये लगभग 25% सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। लेकिन असली कहानी इस बड़े नंबर में नहीं है, असली कहानी इसकी बनावट में। देखिए, अमेरिका के बाजार की तरह नहीं है ये, जहां अमेज़न का पूरा दबदबा है। भारत का बाजार अभी भी बहुत बटा हुआ है। अच्छा। और इसका मतलब ये है कि यहाँ छोटे और नए खिलाड़ियों के लिए अपनी जगह बनाने का एक सुनहरा मौका है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। मतलब आपको अमेज़न से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने ग्राहक ढूंढने हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। हमारे सामने जो गाइड है वो कुछ बहुत ही मजबूत कारण बताती है कि क्यों ई कॉमर्स भारत में इतना बड़ा गेम चेंजर बन गया है। जाहिर है, पहला कारण तो है कम लागत, लाखों रुपए की दुकान की ज़रूरत नहीं। दूसरा, 24/7 बिक्री। और तीसरा, आप सिर्फ अपने मोहल्ले तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। और इन तीनों फायदों को एक और परत से देखने की जरूरत है, जिसे गाइड में महामारी सुरक्षित मॉडल कहा गया है। पिछले कुछ सालों ने हमें सिखाया है कि जो बिजनेस डिजिटल हैं वे किसी भी संकट में ज्यादा मजबूती से खड़े रह सकते हैं। जब दुकानें बंद थीं तब भी ऑनलाइन स्टोर चल रहे थे। तो ये सिर्फ सुविधा या कम लागत की बात नहीं है, ये आज के दौर में बिजनेस को एक तरह से सुरक्षित रखने का तरीका भी है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने मन बना लिया कि मुझे ऑनलाइन दुकान शुरू करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, कहाँ? मतलब डिजिटल दुनिया में अपनी दुकान कहाँ खोलो? हमारे रिसर्च में 3 मुख्य रास्ते सामने आए: शॉपिफाई, वूकॉमर्स और अमेज़न सेलर। और जहां तक मैं समझ पाई हूँ, ये तीनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हाँ, और ये चुनाव सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं है, ये इस बात का फैसला है कि आप किस तरह के उद्यमी हैं। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, क्या आप एक बेहतरीन मार्केटर हैं या एक बेहतरीन बिल्डर? अगर आप एक मार्केटर हैं जिसका मुख्य ध्यान प्रोडक्ट बेचने और ग्राहक बनाने पर है और आप तकनीकी झंझटों में नहीं पड़ना चाहते। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। तो शॉपिफाई आपके लिए बना है। ये एक प्लग एंड प्ले सोल्यूशन है। कुछ ही घंटा में आपका स्टोर तैयार हो सकता है, जिसमें पेमेंट, शिपिंग सब कुछ पहले से जुड़ा होता है। लेकिन इस सादगी की कोई कीमत भी होगी। मेरा मतलब है, अगर सब कुछ इतना आसान है तो क्या आप किसी तरह के बंधन में बन जाते हैं? मान लीजिए मेरा बिजनेस बड़ा हो गया और मुझे कुछ खास फीचर्स चाहिए जो शॉपिफाई में नहीं है, तब क्या मैं फंस जाऊंगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शॉपिफाई की एक मासिक फीस होती है और वे हर बिक्री पर एक छोटा सा ट्रांजैक्शन फीस भी लेते हैं। और हाँ, कस्टमाइजेशन की एक सीमा है।
यहीं पर दूसरा विकल्प वू कॉमर्स सामने आता है। ये उन बिल्डरों के लिए है जो अपनी दुकान की हर ईंट खुद रखना चाहते हैं। वू कॉमर्स वर्डप्रेस का एक मुफ्त प्लगइन है। मुफ्त है, लेकिन इसका मतलब है कि नियंत्रण पूरी तरह आपके हाथ में है। आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन बना सकते हैं, जो चाहें वो फीचर जोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। मतलब आपको डोमेन, होस्टिंग, सुरक्षा ये सब खुद मैनेज करना होगा। थोड़ी माथापच्ची है। समझ गए। तो एक तरफ है रफ्तार और आसानी, और दूसरी तरफ है पूरा नियंत्रण और आज़ादी, और तीसरा विकल्प Amazon सेलर। तो इन दोनों से बिल्कुल अलग लगता है। यहाँ आप अपनी दुकान नहीं बना रहे, जैसा कि गाइड में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। ये एक बहुत बड़े भीड़ भाड़ वाले मॉल में एक छोटी सी जगह किराए पर लेने जैसा है। बिल्कुल सही उपमा है। Amazon का सबसे बड़ा फायदा है कि वहाँ ग्राहक पहले से मौजूद हैं, करोड़ों की संख्या में। सही बात है। आपको ग्राहक ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन उस मॉल में दुकान चलाने के नियम भी मॉल के मालिक यानी Amazon के ही होते हैं। अच्छा। आपको हर बिक्री पर उन्हें एक मोटा कमीशन देना पड़ता है, और आप उनकी नीतियों से बंधे होते हैं। अगर वे कल कोई नियम बदल दें तो आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका पहले से कोई फिजिकल स्टोर है और वे बस ऑनलाइन बिक्री की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। बिल्कुल। उनके लिए एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब तक हमने जो भी बात की उसमें ये माना गया है कि आपके पास बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट है, पर वह कोई बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा है जिसके पास सामान खरीदने के लिए भी पूंजी नहीं है, तब क्या होगा? यहीं पर हमारी रिसर्च में एक बहुत ही आकर्षक मॉडल का जिक्र आता है, ड्रॉप शिपिंग, जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल। और ये मॉडल भारत में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, खासकर युवाओं के बीच। इसका कॉन्सेप्ट क्रांतिकारी है। आप एक ऐसा स्टोर चलाते हैं जहां आप उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जो आपके पास है ही नहीं। रुकिए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई पेंच है। मतलब मेरी कंपनी का नाम लगा है, पर सामान कोई और भेज रहा है। अगर क्वालिटी खराब निकली या डिलीवरी में देर हो गई तो ग्राहक तो मुझे ही पकड़ेंगे, सप्लायर को नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मेरी ब्रांड की इज्जत तो दांव पर लग गई। यही ड्रॉप शिपिंग की सबसे बड़ी चुनौती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। गाइड में इस पर काफी जोर दिया गया है। इसका प्रोसेस सरल है। ग्राहक आपको ऑर्डर देता है, आप ऑर्डर और पैसे सप्लायर को भेजते हैं, और सप्लायर सीधे ग्राहक को माल भेज देता है। मुनाफा आपका। लेकिन जैसा आपने कहा, आपकी साख पूरी तरह से एक ऐसे सप्लायर के हाथ में है जिससे आप शायद कभी मिले भी ना हो। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझदार ड्रॉपशिपर किस्मत पर नहीं, प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। गाइड में 2 बहुत ही व्यावहारिक समाधान बताए गए हैं। पहला, चीन या किसी दूसरे देश के सप्लायर पर निर्भर रहने के बजाय भारत में ही अच्छे थोक विक्रेता या मैन्युफैक्चरर खोजें। इससे शिपिंग का समय हफ्तों से घटकर दिनों में आ जाता है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा और सबसे जरूरी नियम, किसी भी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लिस्ट करने से पहले हमेशा उसका एक सैंपल खुद ऑर्डर करके उसकी क्वालिटी की जांच करें, उसे इस्तेमाल करके देखें। क्या आप खुद उस प्रोडक्ट के लिए पैसे देते? अगर जवाब नहीं है तो उसे कभी ना बेचें। ये तो बहुत ही काम की सलाह है। मतलब अपना पहला ग्राहक खुद बनो। ड्रॉप शिपिंग से जुड़ी एक और चुनौती जिसका जिक्र है वो है भारी प्रतिस्पर्धा। अगर एक ही सप्लायर के प्रोडक्ट को 100 लोग बेच रहे हैं तो ग्राहक मुझसे ही क्यों खरीदेगा? इसका जवाब एक शब्द में है, नीश, यानी एक खास बाजार। नीश मतलब? सिर्फ जूते बेचने के बजाय लंबी दूरी के धावकों के लिए जूते बेचें। गाइड में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सिर्फ लेदर हैंडबैग बेचने के बजाय पर्यावरण अनुकूल शाकाहारी लेदर के हैंडबैग बेचें। जैसे ही आप एक खास समूह के लिए प्रोडक्ट चुनते हैं, आपकी प्रतिस्पर्धा 99% कम हो जाती है। आप सिर्फ एक और दुकानदार नहीं लेते, आप उस खास समूह के लिए एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो डिजिटल दुकान का प्लेटफॉर्म चुन लिया, बिना पैसे लगाए सामान बेचने का तरीका भी समझ लिया, लेकिन ये सब बेकार है अगर हमारे पास बेचने के लिए कुछ ऐसा नहीं है जिसे लोग खरीदना चाहें। ये किसी भी उद्यमी के लिए $1 मिलियन का सवाल है। आखिर बेचा क्या जाए? और हमारे रिसर्च के मुताबिक 2025 के लिए भारत में कुछ खास कैटेगरीज में बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। पहली है कपड़े और फैशन, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट? अब सिर्फ जेनेरिक कपड़े नहीं बल्कि खास तरह के कपड़े चल रहे हैं, जैसे एथनिक वेयर, साड़ियां, कुर्तियां और सस्टेनेबल या हैंडलूम कपड़े। लोग अब ऐसी चीजें पहनना चाहते हैं जिनकी कोई कहानी हो, जो पर्यावरण के लिए अच्छी हो। ये ट्रेंड तो मैंने भी देखा है। और दूसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स। ये तो हमेशा ही डिमांड में रहती है। हाँ, लेकिन यहाँ भी नीश का खेल है।
सिर्फ मोबाइल कवर बेचने की बजाय आईफोन के लिए कस्टमाइज्ड आर्टिस्टिक कवर या गेमर्स के लिए खास एक्सेसरीज पर ध्यान दें। स्मार्ट होम डिवाइसेस और ब्लूटूथ ईयरबड्स जैसे प्रोडक्ट्स की मांग छोटे शहरों में भी तेजी से बढ़ रही है। और तीसरी कैटेगरी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दिलचस्प लगती है वो है होम डेकोर और लाइफस्टाइल। लोग अब अपने घरों को सिर्फ एक रहने की जगह नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा मानते हैं। सही बात है। इसलिए वॉल आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और इको फ्रेंडली घरेलू उत्पादों का बाजार बहुत बड़ा हो रहा है। इसमें बहुत अच्छी सलाह ये भी दी गई है कि ऐसा नीश चुने जिसमें आपकी खुद की दिलचस्पी हो। ये बात मुझे बहुत सही लगी। अगर मुझे खुद गैजेट्स का शौक है तो मैं ग्राहकों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगी। बिल्कुल, आपका जुनूनी आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। जब आप किसी चीज को लेकर जुनूनी होते हैं तो आप उसके बारे में ब्लॉग लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं। ये सिर्फ सामान बेचना नहीं रह जाता, ये एक समुदाय बनाने जैसा हो जाता है और यही जुनून आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। चलिए, दुकान तैयार है, प्रोडक्ट भी चुन लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती, ग्राहक कहाँ से लाएं? स्टोर तो बना लिया पर उस पर कोई आ ही नहीं रहा। मार्केटिंग के लिए गाइड में 3 मुख्य रणनीतियों का जिक्र है: एसईओ, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसे आसान बनाते हैं। एसईओ का मतलब है गूगल को ये बताना कि आप किस बारे में हैं। अच्छा। सोचिए, जब कोई गूगल कर ऑनलाइन बनारसी साड़ी खरीदें सर्च करता है तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपका स्टोर दिखाना है? एसईओ इसी का तरीका है। इसका मतलब है अपने प्रोडक्ट के नाम में, उसके विवरण में उन शब्दों का इस्तेमाल करना जिन्हें लोग सर्च कर रहे हैं। गाइड एक बहुत ही सरल नियम बताती है, हर प्रोडक्ट के लिए कम से कम 200 शब्दों का विवरण लिखें। 200 शब्द? हाँ, इससे गूगल को आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है और वो आपको ऊपर रैंक करता है। और ब्लॉगिंग का भी जिक्र है, यानी अगर मैं साड़ी बेच रही हूँ तो अलग-अलग मौकों के लिए सही साड़ी कैसे चुने जैसे विषयों पर ब्लॉग लिखूं। बिल्कुल, क्योंकि एसईओ सिर्फ गूगल को बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं है, ये असल में ग्राहकों की मदद करने का तरीका है। जब आप उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला कंटेंट बनाते हैं तो गूगल आपको इनाम देता है। दूसरी रणनीति है सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक। ठीक है, इंस्टाग्राम पर विज्ञापन चलाना है, पर मेरे पास तो कोई फैंसी कैमरा या स्टूडियो नहीं है। क्या फोन से बनाया गया एक साधारण वीडियो काम करेगा? बिल्कुल करेगा, बल्कि शायद ज्यादा अच्छा काम करेगा। भारतीय ग्राहक अब बहुत ज्यादा पॉलिश्ड विज्ञापनों से ज्यादा असली और भरोसेमंद कंटेंट देखना पसंद करते हैं। फोन से बनाया गया एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए दिखा रहे हैं ज्यादा असरदार हो सकता है। इंस्टाग्राम की असली ताकत है इसकी टारगेटिंग। टारगेटिंग मतलब? आप चुन सकते हैं कि आपका विज्ञापन सिर्फ दिल्ली में रहने वाली 25 से 35 साल की उन महिलाओं को देखे जिन्हें फैशन और शॉपिंग में दिलचस्पी है। आपका पैसा बिल्कुल सही जगह लगता है। और तीसरी रणनीति है व्हाट्सएप बिजनेस। ये मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। व्हाट्सएप, वो तो हम दोस्तों और परिवार से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे बिजनेस कैसे हो सकता है? यही तो भारत का सीक्रेट वेपन है। भारत में लोग दिन में जितनी बार ईमेल खोलते हैं उससे 100 गुना ज्यादा बार व्हाट्सएप खोलते हैं। ये तो है। व्हाट्सएप बिजनेस आपको अपने ग्राहकों से सीधे और व्यक्तिगत तरीके से जुड़ने का मौका देता है। आप ऑटोमेटेड जवाब सेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का कैटलॉग बना सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है भरोसा बनाना। वो कैसे? जब कोई ग्राहक ऑर्डर करता है तो उसे सिर्फ एक ऑटोमेटेड ईमेल भेजने की बजाय व्हाट्सएप पर एक व्यक्तिगत थैंक यू मैसेज भेजें, शिपिंग की जानकारी दें। ये छोटा सा पर्सनल टच उस ग्राहक को हमेशा के लिए आपका बना सकता है। ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या असल में कोई ऐसा कर पाया है? खासकर कोई ऐसा जिसके पास कोई बड़ा बजट या बिजनेस का अनुभव ना हो? बिल्कुल, हमारे रिसर्च में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है लोकेश की, जो एक छोटे शहर का कॉलेज छात्र था। लोकेश की कहानी इस बात का सबूत है कि शुरुआत करने के लिए आपको संसाधनों की नहीं बल्कि सही सोच की जरूरत है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो उसने ड्रॉप शिपिंग मॉडल चुना। उसने एक बहुत ही स्मार्ट नीश चुना, सस्ते और उपयोगी रसोई गैजेट्स। रसोई के गैजेट्स, ये तो बहुत ही आम आइडिया लगता है। आइडिया आम था, लेकिन उसका तरीका खास था। उसने उन गैजेट्स को चुना जो भारतीय मध्यवर्गीय घरों की किसी छोटी मोटी समस्या का समाधान करते थे, जैसे सब्जी जल्दी काटना या लहसुन आसानी से छीलना। उसने शॉपिफाई पर स्टोर बनाया और अपना सारा ध्यान एक ही चीज पर लगाया, वायरल वीडियो विज्ञापन बनाना। उसने उन गैजेट्स के 15-20 सेकंड के ऐसे वीडियो बनाए जो दिखाते थे कि ये काम को कितना आसान बना देते हैं। और नतीजा? हाँ, नतीजों के बारे में बताइए। नतीजे शानदार थे।
गाइड के मुताबिक उसने शुरुआती 2 महीनों में विज्ञापनों पर सिर्फ 15,000 रुपए खर्च किए। बहुत से लोग इसे डूबा हुआ पैसा मान सकते थे। हाँ। लेकिन वो लगा रहा। चौथे महीने तक उसकी औसत मासिक बिक्री 85,000 रुपए तक पहुंच गई और सारे खर्चे जैसे विज्ञापन और प्रोडक्ट की लागत निकालने के बाद उसे हर महीने लगभग 30,000 रुपए का शुद्ध लाभ हो रहा था। वाह, एक कॉलेज छात्र के लिए 30,000 रुपए महीने की साइड इनकम, वो भी अपने घर से। यहाँ की सीख क्या है? यहाँ की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता के लिए जरूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा या अनोखा हो। लोकेश ने सिर्फ एक समस्या का समाधान करने वाला प्रोडक्ट बेचा और उसे सही मार्केटिंग के साथ सही लोगों तक पहुंचाया। उसने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने सुविधा बेची, उसने समय की बचत बेची। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात मेरे लिए निकल कर आ रही है वो ये है कि ई कॉमर्स में आज सबसे बड़ी बाधा पैसा या जानकारी नहीं, बल्कि शुरुआत करने का डर है। लोग सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, परफेक्ट आइडिया का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो पहला कदम कभी नहीं उठाते। बिल्कुल, और शायद इसीलिए गाइड के अंत में एक बहुत ही सरल एक्शन प्लान दिया गया है जिसे कोई भी आज ही शुरू कर सकता है। पहला कदम, शॉपिफाई पर जाएं और उनका फ्री ट्रायल शुरू करें। इसमें एक भी रुपया नहीं लगता। दूसरा कदम, एक नीश चुनें और अपने सप्लायर से तस्वीरें लेकर सिर्फ एक प्रोडक्ट अपने स्टोर पर लिस्ट करें, सिर्फ एक। और तीसरा और आखिरी कदम, जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है, 500 रुपए का एक छोटा सा बजट तय करें और अपना पहला इंस्टाग्राम विज्ञापन चलाएं। शायद आपको एक भी ऑर्डर ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस डर की दीवार को तोड़ देंगे। आप सीखेंगे कि विज्ञापन कैसे काम करता है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। यह प्रक्रिया को समझने का सबसे तेज तरीका है। ये गाइड हमें ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का एक पूरा खाका देता है, लेकिन ये चर्चा एक बड़ा सवाल भी उठाती है। उत्पादों से भरी इस दुनिया में सबसे सफल ऑनलाइन स्टोर अक्सर सिर्फ एक वस्तु नहीं बेचते, बल्कि उसके आसपास एक समुदाय बनाते हैं। समुदाय? हाँ, वे सिर्फ कॉफी नहीं बेचते, वे कॉफी प्रेमियों का एक क्लब बनाते हैं। वे सिर्फ योग मैट नहीं बेचते, वे योग और वेलनेस में विश्वास रखने वालों का एक समुदाय बनाते हैं। तो सोचने वाला सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मैं क्या बेच सकता हूं, बल्कि यह है कि मैं कौन सा समुदाय बना सकता हूं। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड, ई कॉमर्स की शक्ति, ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का गाइड। उम्मीद है कि आपको अब यह स्पष्ट समझ मिल गई होगी कि बिना भारी निवेश के भी आप भारत के तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स बाजार में अपना सफल ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, सही प्रोडक्ट, सही प्लेटफॉर्म और सही मार्केटिंग, यही 3 चीजें आपके ऑनलाइन स्टोर को सफलता दिलाती हैं। और सबसे जरूरी बात, एक्शन लीजिए, क्योंकि बिजनेस प्लान से नहीं, शुरुआत करने की हिम्मत से बढ़ता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और यूट्यूब पर हमारा शो फॉलो करें और हर शुक्रवार जुड़े पैसा से पैसा के नए एपिसोड के साथ। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।